नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप यहाँ पे अभी वर्तमान में इस प्रकार के कंप्यूटर देख पाते हैं और इससे भी अपग्रेडेड मॉडल देख पाते हैं। तो यहाँ तक जो कंप्यूटर है, यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए कंप्यूटर ने काफ़ी लंबी यात्रा तय की है। उस लंबी यात्रा में कंप्यूटर के आकार में परिवर्तन हुआ, इसके अलावा उसकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुए या बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो उन्हीं परिवर्तन को मेजर रूप से ध्यान में रखकर कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कैटेगरी बोले तो उनके चरण, यानी कि एक प्रकार से अगर बोले तो पुरानी टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हुई प्रोसेस करने की, तो उसमें बदलाव किया गया, जैसे नाम बदल दिया गया। उन्हीं नाम बदलने या उन्हीं बदलाव को हम बोल सकते हैं जनरेशन। जैसे कि उदाहरण के लिए सबसे पहली जनरेशन के पहले भी कंप्यूटर आ चुके थे, परंतु उन्हें सही मायने में कंप्यूटर बोलना उचित नहीं था। तो सही मायने में गणना करने, यानी कि कंप्यूटर जैसा आपको शेप या आकार देने के लिए जो पहली जनरेशन आई थी वो 50 के आसपास, 1950 के आसपास आप देख सकते हैं। फिर 60 से 70 के आसपास आप दूसरी जनरेशन देख सकते हैं। 70 से 80 के आसपास आप जो है तीसरी बोल सकते हैं। उसके बाद 80 से आगे की ओर देखें तो आपको देखने मिल जाता है फोर्थ जनरेशन, और अभी जो वर्तमान में चल रही है और भविष्य में जो आएगी वो आएगी फिफ्थ जनरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से पढ़ाई या उसके टेक्नोलॉजी के डिवाइड के कारण या टेक्नोलॉजी के अपग्रेड के कारण यहाँ पे इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया ताकि पढ़ने में हमको आसान लगे। तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं जनरेशन। तो जनरेशन के अंतर्गत देखें तो टोटल 5 जनरेशन आपको देखने को मिल जाती अभी वर्तमान की डेट में। पहली जनरेशन आप देख सकते हैं जिसमें काफ़ी बड़े आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे। फिर सेकंड जनरेशन में थोड़ा अपग्रेड हुआ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन हो गया, थोड़े आकार में परिवर्तन हुआ। थर्ड जनरेशन में कुछ ब्रीफ केस आकार के यहाँ पे कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं, और फोर्थ जनरेशन में आपको जो है डेस्कटॉप जो पुराने समय में आते थे वो देखने को मिल जाते हैं। और अभी की डेट में जो देखें तो फिफ्थ जनरेशन जो आगे तक चलेगी। तो टोटल 5 जनरेशन के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए भी काम आने वाला है, और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जैसे कि वनडे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आपका कंप्यूटर की जनरेशन देखते हैं हम 50 के आसपास, तो क्या उसके पहले कंप्यूटर नहीं था? बिल्कुल था। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी बनी थी, उन्हीं को अपग्रेड करके यहाँ पे कंप्यूटर की संख्या दी गई है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए अबेकस है, ये देखिए आपको अलग अलग प्रकार की जी डिवाइस देखने को मिल जाती है। तो इन डिवाइसेस के अंतर्गत देखें तो पहला आपको देखने को मिल जाता है अबेकस, जो 2700 BC में चाइना के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट आप देखें पास्कलाइन डिवाइस, यानी कि पास्कल कैलकुलेटर है। स्टेप्ड रेकनोर आप देख सकते हैं, अर्थ मेटेओर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको कंप्यूटोमेटर देख सकते हैं, या द डिफरेंस इंजन। इसके अलावा आया था एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिताजी जिन्हें हम बोल सकते हैं क्या कंप्यूटर के पिताजी है वो, जिन्होंने कंप्यूटर वर्तमान में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चल रही है उसका आविष्कार किया। द मिलेनियर। तो ये इतने प्रकार के जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के पहले भी आ चुके थे। पर फाइनली हम देखें तो हमको फर्स्ट जनरेशन से ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत देखें तो आपको 40 से 50 के आसपास जो है फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। सन को आप ज़्यादा ध्यान नहीं रखिए, क्योंकि सन जो है विशेष रूप से लगभग में आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आपको मिल जाते हैं 40 से 50 के आसपास लगभग, और इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी इसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है यहाँ पे आपको जो स्टोरेज है, स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर बनाने का श्रेय जाता है JP एकर्ट एंड JW मूचली। और फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत देखें तो आपको मशीन लैंग्वेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता था। इसके अलावा ये वेरी कॉस्टली थे, सबसे शुरुआती दौर में बनाए गए थे। सिंपल सी बात, वेरी कॉस्टली, काफ़ी बड़ा साइज़ हुआ करता था, बिल्डिंग बराबर का, हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी क्योंकि बिजली की खपत ज़्यादा करते थे ये, ठीक है। आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। और इसके कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ENIAC है, एडवैक है, यूनिवैक है, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन जो है 50 से 60 के आसपास हम देख सकते हैं लगभग। इसमें जो वैक्यूम ट्यूब है इसके बदले में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया प्रोसेसिंग के रूप में, और इसकी शक्ति जो है, इनकी पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाने लगा, और ट्रांजिस्टर बनाने का श्रेय जाता विलियम शॉकली को। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा, यानी कि बहुत सारे टास्क को एक साथ बंच बनाकर प्रोसेस किया जाने लगा। थोड़ा फास्ट हो गई है फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा, छोटे हो गए, भरोसेमंद हो गए। लो हीटिंग कंज्यूम किया जाने लगा, कम बिजली लगती थी तो लो हीटिंग होने लगी, आसानी से अपडेट किया जाने लगा। इसमें कोबोल, फोर्ट्रान और जो जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनका उपयोग किया जाने लगा।
PDP 8 है, IBM 1400 है, IBM 7090 है, यूनिवेक 1107 है और CDC 3600। ये सब इसके एग्जाम्पल है जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कहे जाते हैं। थर्ड जनरेशन में जो आप देख सकते हैं इसका ड्यूरेशन 60 से 70 के आसपास था। तो 60 से 70 के आसपास जो डिवाइस थी, प्रोसेसिंग डिवाइस, उसका नाम था IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन की बनी थी और इसको बनाने का श्रेय जाता है जैक किल्बी को। इसके अलावा इसमें लार्ज कैपेसिटी की डिस्क और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाने लगा स्टोरेज के लिए। इसके कुछ विशेषताएं हैं, जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होने लगा उपयोग यहाँ पे, फास्ट हो गए, छोटे हो गए, रिलायबल हो गए, आसानी से अपडेट किया जाने लगा। प्रोसेस के लिए यहाँ पे माइक्रो और नैनो सेकंड का उपयोग किया जाने लगा, यानी कि काफ़ी कम समय में प्रोसेसिंग होने लगी। पास्कल और बेसिक लैंग्वेज यहाँ पे उपयोग की जाती है। जो विजुअल बेसिक आप अभी वर्तमान में देखते हैं वही बेसिक यहाँ पे उपयोग होने लगी पूर्वज वाली। इसके कुछ एग्जांपल जैसे IBM 360 है, IBM 370, PDP 11 है, B6500 है, यूनिवेक 1108 है। ये सब इसके एग्जांपल है जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन आपको देखने को मिल जाती है। आप देखिए यहाँ पे 1971 से 80, यानी कि 70 से 80 के आसपास जो है लगभग आपको देखने को मिल जाती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी उसका नाम था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो IC का अपग्रेडेड वर्जन था। और इसी IC यानी कि VLSI को हम माइक्रो प्रोसेसर की संज्ञा भी दे जाती हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को हमने क्या बोल दिया, माइक्रो कंप्यूटर, जो अभी पर्सनल कंप्यूटर आप उपयोग करते हैं। तो IC का ही अपग्रेडेड वर्जन यानी कि VLSI यहाँ पे उपयोग किया जाने लगा। और यहाँ पे हमको जो है मैग्नेटिक टेप और पोर्टेबल फ्लॉपी देखने को मिली स्टोरेज के लिए। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वर्तमान में विंडोज़ आप देखते हैं वैसा हम देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में UPS यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उपयोग की जाने लगी। छोटे हो गए, अफोर्डेबल यानी कि एक पर्सनल व्यक्ति अपने लिए खरीद सकता है। ईजी टू यूज़ होने लगे, यहाँ पे डॉस और विंडोज़ का उपयोग किया जाने लगा। साथ ही यहाँ पे इंटरनेट और जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो चीज़ें यहाँ पे उपयोग होने लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फेमिलियर हो चुके थे। इसके कुछ एग्जांपल देखिए, IBM PC, इसके अलावा स्टार 1000, एप्पल सेकंड है, मैकिनटोश है, अल्टेयर 8800 आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत। फिर आई फिफ्थ जनरेशन जो अभी वर्तमान में भी चल रही है। तो 80 से वर्तमान तक अगर देखें या भविष्य तक हम देख सकते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग डिवाइस ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे उपयोग की जाने लगी। अल्ट्रा लार्ज जो था माइक्रो प्रोसेसर से ही बेस्ड था, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का ही अपग्रेडेड मॉडल था, जिसको हम ULSI बोल सकते हैं। और ये लार्ज कैपेसिटी की यहाँ पे डिस्क उपयोग की जाने लगी, रैपिड सपोर्ट भी किया जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे पोर्टेबल रूप से उपयोग की जाने लगी डाटा ट्रांसफ़र के लिए। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे पावरफुल हो गए, रिलायबल हो गए, ईजी टू यूज़ हो गए। इसके अलावा पोर्टेबल, यहाँ से वहाँ आसानी से ले जा सकते हैं। आज की डेट में मोबाइल आप देखो, छोटा कंप्यूटर हम बोल सकते हैं, जिसको हम दिन भर रख कर घूमते हैं। रैपिड सॉफ्टवेयर यहाँ मिला। इसके अलावा इंटरनेट की फैसिलिटी, ईमेल की फैसिलिटी, WWAI पर फोकस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अभी वर्तमान में देखिए AI पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा। इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इसके अलावा स्मार्टफोन है। जो भी अभी जितने भी हमने कंप्यूटर देखे हैं वो सभी वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन की श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम इसके बारे में देखिए आगे चलें तो हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन 40 से 50 के आसपास, इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था जिसे बॉल्ब भी कहा जाता था। इसके अलावा इसके आविष्कारक ली डी फॉरेस्ट 1908 में इन्होंने बनाया था और मशीन भाषा यहाँ पे उपयोग की जाती थी 01। ठीक है, स्टोरेज यहाँ पे चुंबकीय ड्रम यानी कि जो आपका मैग्नेटिक ड्रम है वो उसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा इसकी गति हम देखें तो गति इस प्रकार आप देख सकते हैं, एनियक है, यूनिवैक है, ये सब हमने देख लिए। ये जो आपका डिवाइस था ये आपका वैक्यूम ट्यूब, और ये बड़े बड़े जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। या आप देखिए नेक्स्ट इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ये विशाल आकार के, महंगे, काफ़ी स्टोरेज लो था और इनपुट आउटपुट धीमा था, पोर्टेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करते थे और हीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देते थे। तो ये चीज़ें हमने पहले भी देख चुके हैं। आप एक बार इसको पढ़ लेना, मैं इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन की। तो 50 से 60 के आसपास सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे जिनका साइज़ थोड़ा कम हो चुका था। इसमें प्रोसेसिंग के लिए जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। यहाँ पे देखिए 1947 में जॉन बॉर्डिन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, जिसमें मुख्य रूप से विलियम शॉकले इंपॉर्टेंट यानी कि मेन लीडर आप बोल सकते हैं। बेल लैब में इसका उपयोग किया गया यानी कि आविष्कार।
इसके अलावा यह देख सकते हैं जो सेमीकंडक्टर है इससे बने थे और इसी का अपग्रेडेड मॉडल जो है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए कुछ लैंग्वेज हमने देख ली है पहले भी, जो असेंबली भाषा है यानी कि मतलब मशीन भाषा के थोड़ा अपग्रेड और हाई लेवल के थोड़ा छोटा, इनका उपयोग किया जाने लगा। स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाने लगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और जो बैच है उसका उपयोग किया जाने लगा। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड, ये सारी चीज़ें तो फर्स्ट जनरेशन से ही अपग्रेड की गई है। थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो थर्ड जनरेशन 60 से 70 के आसपास, जिसमें आईसी का उपयोग किया जाने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जो है इसकी कुछ वैरायटीज़ है, जैसे एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, आईसी मेड अप ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। ठीक है, 1958 में इसको फाउंड किया गया। डेवलपर जो है जैक किल्बी, इनके साथ ही भी आप देख सकते हैं रॉबर्ट नॉइसी। उसके अलावा इसका अदर नेम चिप है। लैंग्वेज इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, फोर्टान, एल्गोएल, इनका उपयोग किया जाने लगा। जो आईसी है वो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अभी मदरबोर्ड में बहुत सारी आईसी आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं और उसी से अपग्रेड होकर माइक्रो प्रोसेसर बना है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो 1971 से 80 के आसपास अगर देखें तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आप देख सकते हैं वीएलएसआई यानी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा प्रोसेस के लिए। यहाँ पे एलएसआई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए एक माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों आईसी हुआ करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ चुकी थी। 1971 में इसको फाउंड किया गया था। और यहाँ पे हालांकि देखिए आईसी जिनने बनाया उसी को अपग्रेड किया गया, परंतु सिंपल सी बात है टेडॉफ और फेडरिको इन्होंने इसको माइक्रो प्रोसेसर में कन्वर्ट किया, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आप देखेंगे तो इंटेल 4004 आप देख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है एसक्यूएल, यहाँ पे आप देखोगे तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो डाटाबेस के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमने ऑलरेडी पहले भी देख ली हैं, एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो फिफ्थ जनरेशन 80 से वर्तमान तक के कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको रोबोट भी देखने को मिल जाते हैं। असीमो होंडा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ आप देख सकते हैं, और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि SLSI। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी जो प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाती थी वो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में देखने को मिल जाती है। लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे उपयोग की जाने लगी। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे स्टोरेज डिवाइस के लिए हार्ड डिस्क जो वर्तमान में उपयोग की जाती है, और हार्ड डिस्क का अपग्रेडेड मॉडल आ गया है SSD। बोले तो हार्ड डिस्क रोटेट होती है और ये जो है रोटेट नहीं होती, चिप लेवल पर काम करती है। पोर्टेबल रूप से CD DVD ब्लू रे डिस्क पेन ड्राइव यहाँ पर उपयोग की जाती है। हालांकि इनका सबका उपयोग अभी बंद होने वाला, पेन ड्राइव थोड़ा थोड़ा चलती है, अभी सीधे चल रही है SSD। ठीक है, पोर्टेबल के लिए पेन ड्राइव भी चलती कहीं कहीं, पर पेन ड्राइव भी अभी चलन में कम हो गई क्योंकि स्टोरेज इतना मिल जा रहा है, जैसे मोबाइल में हो गया या लैपटॉप में जैसे भी। ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई इसकी, फेमिटो। एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हमने देख लिए। एप्लीकेशंस हर जगह उपयोग की जा रहा है, घरों में, बैंकों में, या फिर हम देखें तो डिफेंस में, मतलब लगभग हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने बात करें जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी कॉन्सेप्ट को आप एक बार और पढ़ लीजिए, वीडियो 2-3 बार देख सकते हैं, सुन लिया करिए। ठीक है, वीडियो को एक बार देख के और दूसरी बार सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलते फिरते में, तो आपके दिमाग में जो है सारी चीज़ें फिट हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ें आएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर डिटेल एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आप इनको हल कर पाएंगे।